को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। तो वो डी अच्छी लग गया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ना तो अब आपको कोई हक हासिल है और ना ही हम आपको इस काबिल समझते हैं, सो जस्ट स्टे अवे। एन ने दोनों हाथ झाड़ते हुए कहा। वो दाहिने दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे पहले कि वो जाती है, अरमान ने एक ही जस्ट में उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो उसके सीने से टकराती टकराती बची। कहाँ चाहती स्वीट हार्ट, यहाँ आई तो तुम अपनी मर्जी से थी, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं रहना है। अरमान ने उसके बाजू पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? झूठे और धोखेबाज लोगों के तो हम मुंह लगना भी पसंद नहीं करते। एन ने अरमान को दिखा देते हुए कहा। अपने गलीस हाथ हमसे दूर रखना, क्योंकि तुम भी मेरी माँ के कातलों का खून हो। एनी ने लहू रंग आंखों से हकार ज्यादा लहजे में कहा। अरमान उसका दिखा लगने पर 2 कदम पीछे हुआ और हैरत से एनी को देखने लगा, जो उसकी मोहब्बत को बिलाए तन कर उसके आगे खड़ी थी। उसकी मोहब्बत तो कहीं दूर जा सोई थी। हमारा नकाह हुआ है डार्लिंग, ना ये तो तुम बुला सकती हो और ना ही कोई और जहां तक बात चच्ची के कातलों की है तो उनका बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की तो एक नहीं दो दो जनाजे उठेंगे, वो भी इस घर से। उसके लहजे की खतरनाक संजीदगी वहां सभी लोगों ने महसूस की। ओह रियली? हम तो डर गए। एन ने एक्टिंग करते हुए कहा। तुम भी तो इसी खानदान का खून हो, तो धोखा दे किसे ना देते? तो धोखा कैसे ना देते? जो मर्जी को यहाँ से जाने तो मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं दूंगा। अरमान ने उसके हाथ पर गिफ्ट साथ की और उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा छोड़ो, हमें नहीं रहना तुम जैसे धोखेबाज के साथ। एन ने उसके कमर पर मुके बरसाते हुए कहा, जिसका उस फौलादी जिस्म पर क्या ही असर होना था। रुक जाओ। उसे पहले कि अरमान जाता, क्रीम साहब ने उसे रोका। उसके कदम उनकी आवाज पर थमे। उन्होंने एनी का हाथ उसकी कैद से आजाद किया, जो उसने ना चाहते हुए भी छोड़ दिया। हम एनी को घर लेकर जाना चाहते हैं। अरमान उन्हें टोकने लगा जब उन्होंने उसकी बात बीच में काटी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम एनी को लेकर जाना चाहती हैं क्योंकि हम बाकायदा उसे घर से रुखसत करना चाहती हैं। मेरी बच्ची मुझे दिलो जान से अजीज है और मैं उसे यूं रुखसत नहीं करना चाहता। 4 दिन बाद बरोज जुम्मा तुम रुखसती के लिए आ जाना। करीम साहब ने अपना फैसला सुनाया और माँ ने उन्हें कुछ पल जानती ही नजरों से देखा। फिर हमें बढ़ती, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर किसी भी किस्म की आप लोगों ने प्लानिंग करने की कोशिश की तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। अरमान ने इत्मीनान से कहा, जबकि एनी हक्का बक्का करीम साहब को देख रही थी। बाबा जान, अब ये कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी ही बेटी के कातों में कैसे बेच सकते हैं? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, चाहे हमें जान ही क्यों ना देनी पड़े, मगर इस हवेली का मकीनों के साथ नहीं रहेंगे। एन ने दृष्टि से आंसू के बीच में कहा। स्वीट हार्ट, चाहे ऐसे चाहे वैसे आना तो तुम्हें यहीं पर है। अरमान ने सख्त नजर से बाबर करवाते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, हमें मंजूर ये। एनी मेरी एनी तुम्हें मेरी कसम, तुम शादी से इनकार नहीं करोगी। एनी जो दागा चला रही थी एकदम साकत हो गई। बाबा जान, इसके मुंह से फकत यही निकला। हाँ एनी, मेरी हवाइश इसी में है। फिर सब जानते थे कि एनी ऐसे ही मानेगी। दादा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? एनी कैसे इस शख्स के साथ रह सकती है? हादिर ने बेबरहम होते हुए कहा। बरहुदा, जब तुमसे मशवरा मांगा जाए तो तभी बोला करो। करीम साहब ने उसका मुंह बंद करवाया, जिस पर वो अपना सा मुंह लेकर आ गया। करीम साहब ने अरमान की आंखों में एनी के लिए दीवानगी देखी थी। उसे पाने का जुनून देखा था, इसलिए वो न चाहते भी उसके हक में फैसला कर गए, क्योंकि वो जानते थे कि अरमान से बढ़कर एनी को कोई नहीं चाह सकता। बाबा जान, लेकिन एनी ने कुछ कहना चाहा, अगर मगर कुछ नहीं। एनी, ये मेरा हुक्म समझो। एनी हरगिज बात ना मानती, मगर बात उसके बाबा जान की थी। अगर उन्होंने वो कसम ना दी होती तो इस हवेली को मुड़ कभी ना देती। एनी को इस वक्त इन हवेली वालों से शदीद नफरत महसूस हुई, जिनकी वजह से करीम साहब ने उसे यहाँ पर बेचने पर मजबूर किया था। ठीक है, मैं अपने बाबा जान के सदके यहाँ रहने को तैयार हूँ। एनी ने कुछ सोच बचा के बात कहा। आप लोग चले, मैं आती हूँ। एनी ने उनको इशारा किया तो अली समझ तो वे हादी के साथ करीम साहब को लेकर बाहर चल गया। बाहर पहुंचते ही अली ने करीम साहब को हादी के हवाले किया और फिर तेज से एनी के पास दौड़ा। इनके निकलते ही एनी ने मुड़कर हवेली वालों को खून अशाम नजर से देखा। तो तुम जीत ही के? एनी ने अरमान को देखते हुए कहा। अरमान को एनी की बात पर अफसोस हुआ कि वो अपनी बेचार नफरत में उसकी बेपनाह मोहब्बत को भी भूल चुके थे। बहुत दिल कर रहा था ना हमें इस शानदार हवेली में कैद करने का। उसे सब पर एक निगाह डालते हुए कहा, मुबारक हो, अब तो हम तुम लोगों के पीछे आ रहे हैं। एन ने पूरे इस तरह लहजे में कहा, यही चाहते थे ना तुम लोग, लेकिन अब याद रखना बाहुदा, तुम लोगों में से एक एक उनके आंसू ना रुलाया तो फिर कहना। एंडी ने बारी बारी सब पर कड़ी निगाह डालते हुए कहा, सो प्लीज वेलकम मी। ओह सॉरी, हमें तो आपको कहना चाहिए वेलकम टू हेल, क्योंकि हमारे आने के बाद आप लोगों का जीना 2 बार हो जाएगा। एनी की आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। अरमान ने कांधे उचकाते हुए दिखते हैं अरमान ने कांधे उचकाए। देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी खोखली नफरत या फिर मेरी सालों पर महित गाढ़ी मोहब्बत। एने तनफर से सा झटका। प्यार हो या नफरत, हम दोनों ही बेहद करती हैं। उसके लहजे में नफरत की सी ठंडक थी। उसके लहजे में बर्फ की सी ठंडक थी। दोनों ही दूसरे की आंखों में आंखें डाले कुछ लम्हे दूसरे को देखते रहे। एक की आंखों में नफरत थी तो दूसरी की आंखों में मोहब्बत का बेपनाह ठाटे मारता हुआ समंदर। अनिता सर झटका और अली के साथ तेज से निकलते चले गए। उसके जाने के बाद सब लोग मुंतशिर हो गए और अरमान नाक की सेहत में चलता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। सब भी एकदम
परेशान नजर आने लगे थे। कोई खुश था तो सिर्फ अहमद शाह और उनकी बेगम रकिया। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही। किसी में बोले की हिम्मत देती। करीम साहब हाथी के साथ आगे बैठे हुए थे, जो बिगड़े तेवर लिए हुए फास्ट ड्राइविंग करके अपना गुस्सा निकाल रहा था, जबकि एनी पीछे अली के साथ बैठी खामोश आंसू बहा रहे थे। एनी का गुस्सा उसके रिश्तेदारों पर नहीं बल्कि दर हकीकत अरमान पर था, जिसने उसे सच छुपाकर उसे खयानत की थी। वो तो हर एक बंदे को एक नजर में पहचान जाती थी, फिर ये इतनी बड़ी भूल कैसी हो गई। सच कहते हैं कि मोहब्बत में बंदा आंधा हो जाता है। एनी तली से अली के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट ने अहाता किया। इस कश्मकश में वो लोग अफंदी हाउस पहुंच गए थे। गाड़ी रुकते ही एक झटके से बाहर निकले और अंदर की जाना बढ़ गई। एनी को देखते हुए लॉन्च में बैठे सभी अफराद उसकी जानिब लपके। एनी बेटा सब ठीक है ना? अदर साहब ने उसे ड्राइव किया, मगर वो रुके बगैर अपने कमरे की तरफ चली गई और जाकर ठाक दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि बहुत रोई है। जरीना भी ना फिक्रमंदी से कहा। सब परेशान नजर आने लगे थे। इतनी देर में अली और हादी साहब करीम को लेते हुए अंदर आए थे। सबकी नजरें अपनी तरफ महसूस करके उन्होंने कहा कि कमरे में जाकर बात होगी। सभी उनकी तलकीन में उनके पीछे चल पड़े। एनी कहाँ है? करीम साहब ने बैठते सबसे पहले उसके बारे में दरियाफ्त किया। ओवर एक्टिंग। अलीशा को सबका एनी के लिए परेशान होना एक आंख न भर रहा था। उसने तो गुस्से में जाकर कमरा ही बंद कर लिया। क्या कुछ हुआ है? वो तो ठीक तो है ना? जरीना बीबी ने परेशान होते हुए पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने अलीफ ताय्यब सारी आबिती बता दी। सब सुनकर तो एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ये आप कैसे काट सकती हैं? आप अपनी दूसरी बेटी को भी इसी जहन्नम में जानते बुझते कैसे धकेल सकते हैं? मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। जरीना बी का दिल होल गया था। वो अब तक अभी लैला का हाल नहीं भूल पाई थी। कजा के एनी को वहां भेज देती। अदल और अदील साहब ने रजीना बीबी के फैसले को सराहाया। वो भी एनी को वहां नहीं भेजना चाहते थे। फैसला हो चुका है, मुझे तुम लोगों की राय की जरूरत नहीं है और मेरा फैसला अटल है, ये बदलेगा नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम लोग इस मामले में दखल अंदाजी बंद करो और मुझे तनहा छोड़ दो। सब उनकी बात सुनते ही कमरे तक चले गए थे। अब सिर्फ करीम साहब और जरीना भी ही रह गए थे। आपने क्या सोचकर ये फैसला किया? जरीना बीबी ने फिक्रमंदा लहजे में करीम साहब से पूछा। सच कहूं तो मैं ये नहीं जानता, लेकिन जब मैंने अरमान की आंखों में एनी के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी तो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गया। वो अहमद शाह के जैसा नहीं है, उससे बेहतर मुझे लगा। कोई उसके लिए पसंद नहीं आया और वैसे भी उसके नकाम में है। ये बात जितनी जल्दी हम तस्लीम कर ले इतना अच्छा है। जीना भी आगे से खामोश हो गई। अब कहने का कुछ बचा ही नहीं था। अरमान गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था। उसे रह कर एनी का यूं नफरत से बड़ा हुआ लहजा याद आ रहा था, जो उसे बुलाए नहीं भूल रहा था। क्या उसकी मोहब्बत इतनी अड़ता थी कि एनी ने उस पर जरा भी इतबार न किया? बख्श के कमरे में दाखिल होते ही उसकी तवज्जो मबूस हुई। बख्श, कुछ भी करो, मगर मुझे इस रात का राज जानना है। मैं उसमें ताहीर नहीं चाहता। उससे पहले कि देर हो जाए इस राज की पहली सल जाओ, वरना बहुत ही जिंदगियों की डोरें आड़े आ जाएंगी जिनका बढ़ना नामुमकिन है। अरमान के चेहरे पर सोच की परछाइयां थी। यार तुमने देखा, एनी हमारी कजन है। कितना मजा आएगा ना जब एनी हमारे दरमियान आ जाएगी। मगर तुम शायद भूल रही हो कि उस घर के सभी अफराद से नफरत करती है और इनमें हम भी शामिल है। सानिया ने उसकी फहमियों पर बाल्टी भर पानी डालते हुए कहा। एवं उसकी नफरत सिर्फ बड़ू से है, वो भी एक गलत फहमी की बुनियाद पर, जो कि अरमान भाई जल्दी दूर कर देंगे। लेकिन चाचू ने भी उसके साथ ठीक नहीं किया। एक तरह से वो भी हक पर है। सानिया ने भी इस बात में सर हिलाकर उसकी हामी बढ़ी। जो भी हो, कितना मजा आएगा ना एनी के साथ। अब हमें यूनी में भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एनी जैसी स्ट्रॉन्ग गर्ल कजन है। अरीबा के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। एनी पैर पर ऊंधे मुंह गिरी, अपना तकिया आंसू से भिगो रहे थे। और वो इतनी बड़ी कोताही कैसे कर गई अरमान को समझने में? उसने कहाँ गलती की? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अचानक उसके में जमाकस हुआ। एनी को याद आया कि अरमान ने कहा था वो भी चाची के कातों का पता लगवा रहा है। तो क्या वो मुझे धोखा नहीं दे रहा? क्या वो भी मेरी तरह इस रात को सुलझाने के चक्रों में है? आहर वो अपनी मोहब्बत पर शक कैसे कर सकती है? अब गुस्सा छिड़ गया तो उसका दिमाग तमाम पहलू पर गौर करने लगा। जो भी हो, अरमान की मोहब्बत पर उसे अब भी अंधा यकीन था। वो उठी और वुजू करके अपने रब के हजूर झुक गई। बेशक वही सही रास्ता दिखाने वाला और हदायत देने वाला है। अब एनी को अहमद शाह से अपने रवैये पर परेशानी हो रही थी। कैसे वो उनको इतनी बनाते सुना गए? जो भी था थे तो वो उसके बाप ही ना, और अपनी माँ से बेवफाई का गुबार भी वो उन पर निकाल गए। पाला ना सही पर दुनिया में लाने का सबब तो वही थे, और एनी मानती या ना मानती, मगर वो अंदर से अभी उससे बेताशा मोहब्बत करती थी, उनसे भी मोहब्बत चाहती थी। तभी तो वो हर नमाज में उनकी लंबी उम्र और सेहतयाबी की दुआ करती थी। एनी को जितना पछतावा होना था उतना काम था, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। या अल्लाह, तू तो सबके दिलों का हाल जानता है ना। मेरी कोताहियों का माफ करना। मेरी वजह से मेरे बाप का कितना दिल दुखा और मैं उन पर तर्जु के निस्तर चलाती रही। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। मुझे आने वाले हालात के लिए हौसला देना। मेरे बाबा जान आज हमारी वजह से परेशान है, उनकी परेशानी दूर फरमाना। हमें हिम्मत देना कि जो हमने
फैसला किया है हम इस फैसले पर कायम रह सके। एनी ने दुआ की और सजदे में चली गई। अब देखना यह था कि एनी ने क्या सोचा है और आगे क्या होने वाला है। नया सूरज नया दिन। एनी जब नीचे आई तो देखा कि माहौल में अफसुदगी छाई हुई है। उसने बच्चे पर मुस्कान सजाई और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उसके वापस सबकी नजरें उस पर पड़ी। रिम सबकी नजरें बेशक हवा पर थी मगर कान बेताबी से वहीं पर लगे हुए थे। बहुत अफसोस हुआ हमें, एनी ने अफसुदगी से कहा। क्यों बेटा? फर्द बेगम फटाफट उसके पास गई और बेताबी से पूछा। कल के वाकये के बाद से वो एनी के लिए बहुत परेशान होती भी तो क्यों ना, माँ बनकर जो पाला था। हमारी शादी में 3 दिन है और यहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं, ना कोई ढोलकी ना कोई गाना। जहाँ तक कि हमने तो अभी तक शादी तो क्या मेहंदी का ड्रेस भी नहीं खरीदा। एनी ने डरमाई अंदाज में कहा। सब होंकू की तरह उसको देख रहे थे। क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? एनी ने अपने सर पर हाथ गुजारते हुए कहा। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा तुमने शादी से खुश हो ना? सरीना भी उसके पास आते हुए पूछा। खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है, हम अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहे हैं भाई। हमें अपना प्रिंस चार्मिंग मिलने वाला है, क्यों ना खुश हो? एनी ने इश्तियाक से कहा। सब उसके फटे फटे जबान पर अश कर उठे। अब देख क्या रही हैं? जल्दी जल्दी तैयारियां करें। फिर क्या था, सबके दौड़ने लगी। भाई घर की सबसे लाडली बेटी की शादी थी, हंगामा मालूम ना होना। क्रीन साहब का उसका काया पलट पर हैरान थे। एनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अली को हथेली की घंटी बजती हुई महसूस हुई। एनी क्या किया है तुमने? तुम इस तरह खुश तभी होती है जब किसी की शामत आई हो। एनी उसके बाप पर क्या लगाया? अगर अली को एनी का सगा भाई कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि वह एनी के हर हरकत से वाकिफ था। माई डियर ब्रो जस्ट वेट एंड वॉच। अली को उसकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ। उस शख्स पर जी बढ़कर रहम आया जिसकी अब हैर नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसे रिजेक्ट करने का, हर्ट करने का, उसे चाहने का हक सिर्फ मेरा है। उस सो कॉल्ड अरमान का नहीं। आधे लम्हों में कमरे का नशर हशर कर चुका था। मुझे एनी से बात करनी होगी, वो मुझे समझेगी। हाँ, उसे यूं बात करता वो एक दीवाना सा लग रहा था। मैं माजी दुढ़ाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। जो माजी में हुआ उसे मैं किसी सूरत हाल में नहीं होने दूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं छीन लूंगा उसे। दोपहर की बहुत जिद पर सानिया दोपहर से बाहर रेस्टोरेंट में मिलने आई थी। दोपहर नहाती ही प्यार बड़े अंदाज में उसे देख रहा था, जबकि सानिया वक्त उसे घूरकर ताईदी नजरों से देख रही थी, मगर उसको कहाँ असर होना था। दोपहर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, चुप चुप कर मिलना। सानिया हम कौन सा पहले भी मिलते रहते हैं, आज पहली दफा तो आए हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो बेर सीधे मुद्दे पर आया था। उसके बाबा सानिया के गाल सुर पड़ गए। उसने इधर उधर देखा, अपने आप को कंपोज किया और शर्मीली से मुस्कुराहट के साथ सर हाँ में हिला दिया। तुम नहीं जानती सानी कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तो की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी, लेकिन कोई और भी था जिसने ये मंजर निश्चय बाद आंखों से देखा था। क्या होने वाला था अब? क्या वो जुदा होने वाले थे? एनी घर तो सबको तैयारी का कह आई थी, लेकिन खुद वो शॉपिंग के बजाय यूं ही आई थी। वजह कोई खास काम था। वो अपना काम निपटाकर जल्दी जल्दी जा रही थी कि उसकी नजर सामने से आती हुई सानिया और अरीबा पर पड़ी। वो दोनों उसके पास रुकते हुए कंफ्यूजन का शिकार होती। एनी उनकी मुश्किल समझकर मुस्कुराई और कहा, हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग तो जानते भी नहीं कि माजी में हुआ क्या है, लिहाजा इससे हम अभी भी दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर उनके सर से बड़ा बोझ उतरा। वो हंस कर उसके गले लग गए। एनी को इन मासूमों पर तरस आया जिसके कल के रिएक्शन से खौफजदा थे। पता है एनी, अरमान भाई बहुत अच्छे हैं और वो शुरू से आपसे ही मोहब्बत करते हैं। यह हम दोनों ही नहीं, पूरी हवेली इस बात की गवाह है। उनका कमरा आपकी तस्वीरों से बड़ा पड़ा है। सानिया ने एनी के दिल में अरमान के लिए गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की, और वो आज तक उसके लिए कवाड़े हैं, क्योंकि वो आपके इंतजार में थे। आपको ढूंढने में दिन रात एक काटे थे। पूरी हवेली में सिर्फ अरमान पर कुछ यकीन था कि आप जिंदा है। अरेबिया ने शोहिश से कहा। एनी उनकी बात सुनकर लंबी सांस भरकर रह गई। दोस्त होने के नाते हम आपको बताना जरूरी समझते हैं कि आज हमारा उपटन है और आप दोनों इनवाइटेड हैं, प्लीज आइएगा। सानिया और अरीबा दोनों फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी। क्या जो अभी एनी ने कहा वो सच है? जो लड़की कल उन्हीं के घर में सबको शादी की बात पर खड़ी खड़ी सुनाकर आई थी, आज वही लड़की मजे से उन्हें अपने उपटन पर बुला रही थी। वो दोनों हनकू की तरह उसकी शक्ल देख रहे थे। उनकी शक्लें देखकर एनी की हंसी निकल गई। यार हम खुश हैं, हमारी फिक्र मत करो। जहाँ से आना, हमें अपने बाकी दोस्तों को भी इनवाइट करना है, हम चलते हैं। उनने बदवक्त हामी बढ़े। अफंदी हाउस को सफेद लेली और पीले गेंदे के फूलों से सजाया गया था। एनी के बहुत इसरार पर मेहंदी से पहले उपटन रखी गई थी। उपटन पर करीबी रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था, जिनमें ज्यादा तादाद एनी के दोस्तों की ही थी। जो भी आता एक बार डेकोरेशन को जरूर सराहा। एनी के दोस्तों और कजन्स ने मिलकर धमाल डाल रखा था। निमरा, हादी और शायरी भी सबसे गुल मिल गए थे, जबकि निमरा अपनी लाअबली नेचर की वजह से सब बड़ों का भी दिल अजीज हो गए थे। वो सब अब इस बात से अनजान थे कि एनी की शादी अरमान से ही हो रही थी।
वो सब बातों में मसरूफ थे जब निम्रा और हानिया एनी को बाजू के हल्के में लिए हुए नीचे सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे। एनी ने आज लैला फांदी का लिबास बेबतन किया हुआ था। इस पीले और हरे लहंगे की कॉम्बिनेशन में वो तो एक सुनहरी गुड़िया ही लग रही थी। नेचुरल मेकअप किए हुए, बालों और कानों में फूलों के अवेजे पहने हुए, सर पर दुपट्टा ढकाए वो एक परिस्तान की चिरदी ही तो लग रही थी। इस रूप में वो वहां पर मौजूद सभी लोगों का दिल धड़का गए थे, यहाँ तक कि शहरी और इब्राहिम का भी। वो दोनों भी सभी की तरह मुंह खोले उसकी तैयारी देख रहे थे, क्योंकि उससे पहले इस लड़की के कपड़ों में देखा ही कहाँ था। वो बामुश्किल सीढ़ियां उतरते हुए स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि उसे इन कपड़ों में उलझन हो रही थी। कहाँ वो लड़कों जैसी ड्रेसिंग करने वाली लहंगे में मलबूस थे। दुबेर गुनगुनाते हुए अरमान की ऑफिस में दाल हुआ। कैसा है बड़ी? जैसे ही दुबेर अरमान के गले लगने लगा, अरमान का एक मुक्का पड़ते ही लड़खड़ा कर पीछे गिरा। मुक्का इतना शदीद था कि उसका होंठ किनारे से फट गया। हुआ क्या है? दुबेर ने झंझनाते हुए पूछा। इतना सब कुछ करके भी तू बेशर्मों की तरह पूछ रहा है कि हुआ क्या है? अरमान ने उसको बगैर संभलने का मौका दिए उस पर मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। दुबेर तो इस इब्तदा पर बुखला ही गया था। उसके मुंह पर नील पड़ चुके थे, शर्ट के बटन भी टूट चुके थे। जब दुबेर को मुंह में खून का जैगा घुलता हुआ महसूस हुआ तो उसने अरमान को दिक्कत देते हुए दूर किया। आखिर मसला क्या है तेरे साथ, जो तू जून सीना क्यों बना हुआ है? तू मेरी बहन के साथ मेरी पीठ पीछे प्यार की पिंगे बढ़ाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अरमान ने फिर से एक मुक्का मारते हुए कहा। 2 मिनट के लिए तो दुबे का जहन अरमान की बात पर मौफ हो गया था। फिर संभलते ही अरमान को वधा देने लगा। अरमान, वैसा कुछ नहीं है जो तू समझ रहा है। तो फिर कैसा है? अरमान ने दुबे का कल पकड़ते हुए कहा। तुझे क्या लगा तू मेरी बहन को खिलौना समझकर टाइम पास करेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरमान की बात और हरकत पर दुबेर की आंखों का रंग बदलकर सुर्ख हुआ, जो उसकी मोहब्बत को टाइम पास कर रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाक मोहब्बत को टाइम पास करने की? दुबेर ने गुस्से की ज्यादा से अपना काला छुड़ाकर उसे गुस्सा नसीहत करते हुए कहा। जैसे तू अपनी ड्रा को चाहता है ना, वैसे ही मुझे सानिया अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। और तूने मेरी मोहब्बत को टाइम पास कहा तो सोच भी कैसे सकता है ऐसे? दुबेर ने उसे दुख के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। और मेरे कहने पर ही सानिया पहली दफा मुझसे मिलने आई थी, वो भी मैं उससे उसकी रजामंदी जानना चाहता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों को तेरे घर भेजना चाहता था। मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। अरमान के लहजे में छुपी सच्चाई बाम कर मुतमिन हुआ। वो वाकई सानिया के लिए उम्दा इंतखाब था। अरमान बस उसकी शिद्दत जानना चाहता था, तभी ये सब ड्रामा किया और अब वो फिक्र था। अब अपने घर वालों को ले आना। दुबे ने हैरत से उसको देखा, जो अभी जान लेने के दर पर था, अब आराम से बैठा उसके हक में फैसला सुना रहा था। साले, जान निकाल दी थी मेरी। दुबे ने उसे मुक्का रसीद करते हुए जिस पर अरमान से खींच कर गले लगाया। सॉरी यार। अरमान के लहजे में शर्मिंदगी महसूस करके उसे शरारती डक फुड़के। बस कर, रुलाएगा क्या पगले? दुबे ने शोही से कहा तो वो दोनों का क्या का गूंजा। मैं माँ बाबा से बात करूंगा, मेरे रिसेप्शन के दिन तुम दोनों की मंगनी रख ले। अरमान ने उसको अपने इरादे से कहा। किया मंगनी क्यों, नकाह क्यों नहीं? खुद तो गुन्ने 2 दफा नकाह कर लिया। साले, तू भाई के सामने भाई के लिए बहन के लिए बेताबी दिखा रहा है। अरमान ने उसे जम पर रसीद किया। तो क्या हुआ? तेरी बहन है तो मेरी भी होने वाली बीबी है। तो बेन से गर्दन अकड़ाते हुए कहा। अरमान उसके पापा कहका लगाकर हंस पड़ा। मतलब उसे नकाह से कोई इतराज नहीं था। यार ये नहीं मुझसे पहने जाते। एनी रोनी सूरत बनाकर बोली। उसका इशारा फूलों की बालियों की तरफ था, जो उसके कान में 4 चांद लगा रहे थे। ये अली उसके लिए बहुत प्यार से लाया था, जब भी अभी तक उसने ये पहनी हुई थी। कोई जरूरत नहीं है उतारने की, बहुत प्यारी लग रही हो, निम्रा ने डपते हुए कहा। एनी उसका घुड़कर रह गई। सब उसको बार बार उपटन लगा रहे थे। खुशी का माहौल चारों तरफ छाया हुआ था। वहीं अरीशा जल कुड़ रहे थे। एनी, तुम्हारी शादी तो जबरदस्ती हो रही है ना? फिर ये दिखावे की मुस्कुराहट मैं जानती हूँ बहुत बुरा महसूस होता है। अरिशा ने मुसीबत का लबादा ओढ़े हुए कहा, जबकि उसकी बाग पर पास बैठे हुए काफी लोगों की चमगोलियां शुरू हो गई थी। निम्रा को ये लड़की जहर से भी बुरी लगी थी। बाकी सब कजन भी उसकी बात पर चुप हो गए थे। एन ने होठ से देख रहे थे। जब भी अली फूले हुए सांस के साथ उनके बीच आया। अरे यार, मेरी पटाहा का उपटन है, कोई रौनक मिला करो। अली ने सबको डांस करने की ऑफर की। अभी वो ओडिशा की घोड़ अफसानी से अनजान था, वरना रख कर बेइज्जती करता। जब दिल ही खुश ना हो तो फिर बाहर की रौनक भी कहाँ असर करती है ना एनी? अरिशा ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। अब एनी की पसंद की शादी थोड़ी है ना वो जो हल्ला गुल्ला करे। अली को अजीब आकर उस पर तैश आया। यही एनी के चेहरे पर पूरी इस तरह मुस्कुराहट ने अहाता किया। उसने अली को हफीफ सा इशारा किया, जिसे समझकर वो नीचे उतरा। उसके 2 मिनट बाद ही लाइट्स ऑफ हुई और स्पॉट लाइट चली। सानिया जब यूनी से वापस आए तो अरमान को अपने कमरे में मौजूद पाया। भाई, आपको कोई काम था? मुझे बुला लेते। सानिया ने प्यार से कहा। सानिया, क्या आप तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने भाई से बातें छुपाओगी? अरमान का जज्बात से आड़ी लहजा सुनकर सानिया के हवास मुअत्तल हुए। उसने बामुश्किल थूक निकला। भाई, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अब अफवाह है मुझसे, प्लीज बताएं मुझे। सानिया रोने वाली हुई। तुम दुबे को पसंद करती हो? अरमान ने बात घुमाए बगैर कहा। सानिया गिरते गिरते बची। भाई, हाँ या ना? अरमान ने साफ लफ्जों में पूछा। जी भाई, सानिया ने मजबूर की तरह साथ झुकाकर कहा।
भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। सान्या के आंसू लड्डू के मन बह रहे थे। अब तुम इस बात से इससे बात नहीं करोगी, गॉट इट? जी भाई, उसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाते हुए कहा। आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना, अरमान ने उसका सर टिपते हुए कहा और बाहर चला गया। सान्या बेबसी के मारे हुए बेड पर औंधे मुंह गिरकर अपनी नाकाम मोहब्बत पर मातम करने लगी।